गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक टॉरिसन ऑफ सिलेंडर या ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। वायर है, गर्डर्स भी बहुत सारी जगहों पर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लगाए जाते हैं। और बहुत सारी जो मशीन्स हैं उसमें सिलिंड्रिकल फॉर्म में मटेरियल को यूज करना होता है। तो उसके पीछे जो इलास्टिसिटी से संबंधित फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहला एक बेसिक पॉइंट है एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर को जानना। क्या होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शियर, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। वैसे तो वायर पतला होता है, इतना मोटा सिलेंडर भी हो सकता है, ये मोस्टली थिन वायर्स भी होते हैं, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके हम ताकि फिगर के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हम एक जो प्रोपोर्शन में फिगर हो सकता है उसको हमने बनाया है। आप देख रहे हैं कि हमने फिगर में यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया है। इसमें एक ऊपर एंड सिरा है और दूसरा सिरा नीचे की ओर है। अपर एंड को हमने फिक्स किया हुआ है, लोअर एंड पे हम एक कपल लगाएंगे। कपल लगाएंगे, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक कपल लगाया है, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसकी जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए सबसे पहला आपको काम करना है, हम पहले भी इस पॉइंट को हिंट कर चुके हैं कि सिलेंडर कैसा हम एज्यूम करते हैं। एक लेयर के रूप में हम एज्यूम कर सकते हैं, लेयर फॉर्म में। ये हमारी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, हमने इसको मार्क नहीं कर रखा है, हम पी मार्क कर देते हैं। पीओ इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हमने पी सेंटर टू सेंटर, अपर एंड का सेंटर पी है, लोअर एंड का सेंटर ओ है, इस पी को ओ से मिला दिया है, तो पीओ जो लाइन बन रही है वो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। हमने सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट जो उसकी परिधि है या सरकमफ्रेंस है, उस पे हमने एक पॉइंट ए लिया हुआ है, उसी के डायरेक्शन में हमने एक बी पॉइंट लोअर एंड पे लिया हुआ है। तो एक प्लेन टाइप का बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, पी ए बी ओ। जब ये हमने सारी ज्योमेट्री पूरी कर ली है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने एक कपल बनाया हुआ है, इसको रोटेट करा दिया, ट्विस्ट कराया है सिलेंडर का जो लोअर एंड है, नीचे वाला सिरा है। निश्चित रूप से इसको जब स्ट्रेस से खींचा जाएगा तो ये ऊपर वाला पॉइंट हमने खींचा नहीं है, ए तो ए पे ही रहेगा, लेकिन बी जो पॉइंट है वो एज्यूम करते हैं बी डैश पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब इसमें क्या हो गया, फिगर से बहुत क्लियर है कि जब बी बी डैश तक पहुंच गया, पहले लाइन बन रही थी ओ बी, अब बन रही है ओ बी डैश, तो एक ये ट्राइंगल के रूप में बन रहा है ओ बी डैश, और इस बीच में एक एंगल बना है, यहां पे जगह नहीं थी तो हमने यहां पे लिख दिया है थीटा, और इसी एंगल को एंगल ऑफ ट्विस्ट कहा जाता है। हमने ट्विस्ट किया किसी से कपल से, किसी बलयुग्म से, तो उसकी वजह से ये ट्विस्टिंग का प्रभाव था कि एक एंगल ऑफ ट्विस्ट बी ओ बी डैश आ गया है। हमने नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उससे बहुत समझ सकते हैं।
अब हमें ध्यान देना होगा, एक दूसरा एंगल भी हमने शो कर रखा है। ये ए पॉइंट था, ए से बी तक एक लाइन बन रही थी ए बी। ट्विस्ट होने की वजह से हमने डॉटेड लाइन से ये दिखाया हुआ है, ए बी डैश लाइन बन गई है। पहले पोजीशन ए बी थी, अब उन पॉइंट्स की हो गई ए बी डैश। इस बीच में भी एक एंगल बन गया ए बी और ए बी डैश लाइन के बीच में, और इस एंगल को हमने यहां शो कर रखा है एंगल फाई, और इसका नाम लिखा हुआ हमने एंगल ऑफ शियर। यह हमने जिस ढंग से लिखा है, जैसी जगह थी उसके हिसाब से लिख दिया है। तो आप देख रहे हो कि इस सिलेंडर को हमने कंसीडर किया है, जिसका अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड को कपल से ट्विस्ट करा गया है या इसका टोरूसन हुआ है। इस प्रोसेस में एक एंगल नीचे एंगल ऑफ ट्विस्ट बन रहा है, और यहां पे ऊपर आपको एंगल फाई यानी एंगल ऑफ शियर दिखाई दे रहा है। एक कंसीडरेशन था जिसको हम नहीं बताए थे, लेकिन इसमें मार्क कर रखा है। इस सिलेंडर की हमने रेडियस आर एज्यूम करी हुई है, रेडियस इसकी आर है। हो सकता है ब्लैक बोर्ड में छोटा दिखे तो थोड़ा सा मैं बड़ा बंद करके दिखाई दे रहा हूं, रेडियस आर है, ठीक है। और इस सिलेंडर की जो लंबाई या लेंथ एल है। अब हम थोड़ा सा इसका ज्योमेट्री देख लेते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ओबी, ओबी डैश और आर्क। चूंकि ये कर्व्ड है इसलिए हमने इसको आर्क बोला है। तो ये एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बीबी डैश अपॉन आर। चूंकि हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप यानी कि आर्क बीबी डैश, त्रिज्या माने रेडियस, रेडियस इसकी ऑलरेडी आर है। जो एक हमने यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है, तो हम एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बीबी डैश अपॉन आर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हम 1 के रूप में मॉडिफाई करके फिर बाद में लिख लिए हैं। आर्क बीबी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर्क बीबी डैश इक्वल टू आर इंटू एंगल थीटा यानी आर थीटा। सिमिलरली ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है बी ए बी डैश, इसमें वही आर्क है बीबी डैश जो कि एंगल थीटा के साथ वाले ट्रायंगल में हमने शो करी थी, जिस पर हमने बात करी थी। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री हम लगाएंगे। एंगल फाई के लिए हो जाएगा आर्क बीबी डैश अपॉन एल। यहाँ एक रेडियस आर थी, यहाँ पे सिलेंडर की लंबाई एल को हमने कंसीडर किया। आप ये प्रश्न दिमाग में ला सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू ए बी डैश। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा विशेष ट्विस्टिंग नहीं है, बहुत बड़ा एंगल नहीं है पाई। अप्रोक्सीमेटली ए बी डैश के बराबर है, ये मान के चलें। तो हमारे सामने दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की एक ही है, आर्क बीबी डैश ये भी है, आर्क बीबी डैश ये भी है। तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग द टू equations we have, equating the above equations 1 and 2, we get r theta, राइट हैंड साइड इसका है और इसका राइट हैंड साइड एल फाई है। इस तरीके से ये इक्वेशन 3 आ गई। एक्चुअली इसमें रेडियस और एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यहां लेंथ और एंगल ऑफ शियर है। ये इक्वेशन कहलाती है द रिलेशन। एक्चुअली एग्जाम में भी कभी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर, एंड सो द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो हम इसीलिए लिख रहे हैं the required relation between
एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। अब मैं फिर रिवाइज कर दूं, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर्स या सिलेंडर हम लोग कर रहे हैं, इसी को हम टॉरिशन ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। इसको समझने के लिए हमने एक सेक्शन सिलेंडर का कंसीडर किया है या सिलेंडर कंसीडर किया है, जिसके दो एंड होंगे, अपर एंड और लोअर एंड। वर्टिकली हमने उसको मतलब सस्पेंड किया होगा, कुछ व्यवस्था करी होगी, जिसका ऊपरी सिरा हमने एजम्पशन के हिसाब से फिक्स माना है और जो लोअर सिरा है उसको फ्री माना है। जो फ्री लोअर सिरा है उसको हमने एक कपल के द्वारा ट्विस्ट किया हुआ है, और इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये जो हमने पॉइंट शो कर रखे थे, एक हमने ओ पॉइंट से सेंटर में शो कर रखा था, सरकमफ्रेंस पे बी पॉइंट शो कर रखा था। जब हमने ट्विस्ट किया, कपल लगाया, एक स्ट्रेस अप्लाई करी होगी उसी प्लेन के अलोंग, तो उससे ये ट्विस्ट हुआ है, तो ये बी पॉइंट बी डैश पर पहुंच गया। इस प्रोसेस में एक एंगल ओबी और ओबी डैश के बीच में बना, जिसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट शो किए हुए हैं। और ऊपर AB और AB डैश के बीच में एक फाई एंगल बन रहा है, जिसको हमने एंगल ऑफ शियर नाम दिया हुआ है। अब हम बहुत सिंपल सी जो 6th 7th लेवल की जो नॉलेज है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को अप्लाई किए। एंगल, ये ट्राइंगल जब लिया उससे ये इक्वेशन आ गई, ये ट्राइंगल लिया तो ये इक्वेशन आ गई। तो पहले वाले ट्राइंगल से एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बी बी डैश अपॉन रेडियस आर, दूसरे वाले ट्राइंगल से आर्क बी बी डैश एंगल फाई इक्वल टू आर्क बी बी डैश अपॉन एल। रीअरेंज करके हमने इस इक्वेशन को आर्क बी बी डैश इक्वल टू आर थीटा लिखा हुआ है, और दूसरी वाली इक्वेशन से आर्क बी बी डैश इक्वल टू एल फाई। दोनों ही आर्क बी बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशंस। हमने दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट करने से एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर के बीच में रिलेशन हमें मिल चुका है, और जो रिलेशन मिला है वो आपके सामने है। अब कुछ और थोड़ा सा डिस्कशन इसी रिलेशन के बारे में कर लेते हैं, और इसके बाद आगे वाला टॉपिक इसी में करेंगे जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, फिगर हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इस फिगर के माध्यम से आप और भी कुछ सीखेंगे। अब इस इक्वेशन को देखिए और साथ साथ इस फिगर को देखिए। इस इक्वेशन में ये जो थीटा बन रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, इस पर फोकस करते हैं। जो लोअर एंड है वहां ट्विस्टिंग की वजह से एंगल थीटा बन रहा है, और जो हमारा अपर एंड है यहाँ पर ए पॉइंट पे ही है, यानी वो ट्विस्ट हुआ ही नहीं है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे 0 है। एट अपर एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0, एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल टू 0। अब अगर कहीं हम बीच में देखना चाहते हैं, सपोज करते हैं उसके पास ही अब एक बनाते हैं, तो यहां पे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये सपोज करते हैं ये एंगल थीटा डैश है। अब आप बहुत स्वाभाविक है समझना, यहां 0 है, यहां पे थीटा है, यहां मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम इसके पास से दूर जाएंगे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा। यहां कुछ दिख रहा है थीटा डैश, और अगर हम थीटा डैश को थीटा से कंपेयर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश। यानी जब लोअर एंड से फिक्स्ड एंड से जो फ्री एंड है उसकी तरफ जाएंगे तो थीटा बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इस इक्वेशन से भी देखिए आप, फॉर गिवन आर
L and phi, given R and phi, theta proportional to L। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे लंबाई में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, माने फ्री इंड की तरफ जाएंगे, जो ट्विस्टिंग इंड है उसकी तरफ जाएंगे, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट आपने समझ लिया है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मींस थीटा increases from 0 to maximum when we move from fixed end to free end। अब हम लोग एक दूसरा यहां पे ले लेते हैं, यहां भी एंगल ऑफ ट्विस्ट करके देख लेते हैं। ये वाला एंगल बना, ये थीटा डबल डैश कह देते हैं, ये थीटा डबल डैश निश्चित रूप से थीटा डैश से बड़ा है लेकिन थीटा से छोटा है, तो आप ये भी कह सकते हो ग्रेटर, ऑल्सो ग्रेटर देन थीटा, सॉरी थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन थीटा डबल डैश, बट थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन थीटा डैश। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये पहली सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन। हमने इससे इसको कंपेयर किया हुआ है यहां पर पहले वाले में, और इसको इसके साथ कंपेयर किया हुआ है सेकंड इक्वेशन में, फिर हमने इसको आपस में कंपेयर किया है और हमने ये जान लिया है कि थीटा प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा पॉइंट आता है एंगल ऑफ शियर के लिए, उसको भी जान लेते हैं। पहले मैथमेटिकली अब की बात जानते हैं। आर थीटा इक्वल टू एल फाई है, या हम ऐसे लिख सकते हैं एल फाई इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम गिवन एल के लिए लंबाई एक ही है, जो एंगल ऑफ शियर है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका किसके साथ रिलेशन है? फाई प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सिलेंडर पतला हो, कम रेडियस हो, तो एंगल ऑफ शियर कम आएगा। इसी सिलेंडर में भी हम जान सकते हैं, एक यहां पे एक लेयर नुमा कम रेडियस वाला सिलिंड्रिकल सेल अगर हम एज्यूम करें और यहां पे एंगल ऑफ शियर बनाएंगे उस अंदर वाले के लिए, जब हम उसकी ट्विस्टिंग उसी सेम कपल के लिए यूज करेंगे तो फाई प्रोपोर्शनल टू आर ही निकलेगा। यानी कि जहां पे हमारी एक्सिस है सिलेंडर की, वहां पे फाई 0 होगा और सर्कमफ्रेंस पे फाई जो एंगल ऑफ शियर है वो सबसे ज्यादा आएगा। दैट फिनिशेस द concept of angle of twist and angle of shear. Now we have to know twisting couple on a cylindrical rod or wire. इसके लिए हमको फिगर चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ ट्विस्टिंग कपल, इसको भी बता देता हूँ। ट्विस्टिंग कपल, जो हमने कपल अप्लाई किया था, अभी हम लोग बोल रहे थे अपनी भाषा में कि हमने फ्री एंड पे कपल लगाया था, वॉल्यूम लगाया था। उस वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। आपके पास हालांकि नोट्स हैं और आपने फिगर अपने सामने रखा है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि बनाते समय आपका माइंड उस फिगर को बनते हुए भी देखागा, तो एग्जाम में आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपके सामने ही इस वीडियो में एक सिलेंडर बना रहा हूं। वही सिचुएशन, सेंटर टू सेंटर एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन हम अब की बार सर्कमफ्रेंस पे न लेके हमने सारा जो फिजिक्स है वो एक पतली सी एक सिलिंड्रिकल सेल बनाएंगे। यहाँ पे पतली सी सिलिंड्रिकल सेल बनाएंगे। ये हमने सिलिंड्रिकल सेल बनाई, ये सिलिंड्रिकल सेल बन रही है और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल से। जब हम ज्वाइन कर रहे हैं और इसके सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स भी लेंगे, यहां भी पॉइंट लेंगे, एक प्लेन भी बनाएंगे, यहां पे बी पॉइंट लेंगे
और जब हम ट्विस्ट करेंगे तो ये बी डैश पॉइंट आएगा और ये यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा भी आएगा। इसकी लेंथ एल भी हम कंसीडर करेंगे। लेंथ तो हमारी देखिए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि पतली पतली सेल से इंक्रीजिंग रेडियस की, यहाँ पर रेडियस कम है, मैक्सिमम रेडियस इस सिलेंडर की हम फिर वही आर ले रहे हैं, ये आर ही है रेडियस। लेकिन जो सिलिंड्रिकल सेल हमने कंसीडर करी है उसकी रेडियस जो ऑब्जर्वेशन के लिए सेल ऑफ कंसीडरेशन है SHELL सेल, सिलिंड्रिकल सेल। लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस x, हमने इसकी रेडियस x बताई है, ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx एंड थिकनेस, क्योंकि सेल है तो उसकी मोटाई भी होगी, थिकनेस में मोटाई। हाँ, ये चीज यहां पे बहुत अच्छे से नहीं अगर समझ में आ पा रही है तो इसके लिए हम दोबारा, क्योंकि ये तो यूं बिल्कुल प्रॉपर सर्किल नहीं दिख रहा है, अगर हम फ्रंट व्यू डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो ये किस सर्किल होगा, ये एक सर्किल होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगी। इसी में हम एक सिलिंड्रिकल सेल बनाते हैं, ये सिलिंड्रिकल सेल हो गई। तो ये जो मोटाई है उसकी, ये dx है और इसकी रेडियस x है। ये फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं कहूंगा ये रेडियस r है, ये सिलिंड्रिकल सेल है और इसकी मोटाई dx है। ये मैं फिर कहूंगा, ये जो मोटाई है सेल की, आप कैलकुलस पढ़े हुए हैं, आप लिखते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यही तो आप dy अपॉन dx लिखते हो। यहां पे आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब है। तो ये जब भी d के फॉर्म में लिखा जाता है, ये माइंड में एजम्पशन में बना लीजिए, टेंड्स टू 0। अब आप ये नहीं हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो हमने x रेडियस ली है वो एक्सटर्नल रेडियस है या इंटरनल रेडियस है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस में टेंड्स टू 0 ही डिफरेंस है, इसलिए हम एक्सटर्नल रेडियस मान सकते हैं x और इंटरनल भी मान सकते हैं। देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सेल। तो सेल का एजम्पशन बहुत ही वेरी वेरी थिन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब हमने ये जो कंसीडरेशन लिया है इसमें हम लोग फिजिक्स लगाते हैं। इस सिलेंडर का अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड पे हमने कपल लगाया हुआ है जिसकी वजह से ट्विस्टिंग हुई है, इसमें एंगल थीटा बना है और यहां पे एक एंगल ऑफ शियर भी बना है फाई। अब चूंकि है तो हम टोटल सॉलिड सिलेंडर हम ले रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर हमने लिया है, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले एक एक्सिस ऑफ दी कॉइल है, सॉरी सिलेंडर है, उसके बाद एक पतली सी सिलेंडर, एक पतली सी चादर या लेयर चढ़ी हुई है, बस इस तरीके से बना है। फिर इसी तरीके से इंक्रीजिंग रेडियस की सेल्स आएंगी, फिर और 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 आएंगी। इस तरीके से बढ़ते 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 पतली पतली लेयर्स को मिलाते हुए तब ये सिलेंडर बना है। आप इस तरीके से समझ लीजिए ये पेपर्स हैं, ये तो सेम वाले हैं, हम थोड़ी सी एक इंक्रीजिंग में काटते चले जाएं और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाते चले जाएं, चढ़ाते चले जाएं। तो इस तरीके से हम सिलेंडर की जो रचना है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं।
तो ये जो ऐसी ही सिलिंड्रिकल, हमने ये जो एक्स कंसीडर किया है, एक्स वेरिएबल है, ये और हम कम रेडियस बनाते हुए दिखा सकते थे, लेकिन फिगर बनाना आसान नहीं था। हम इससे बड़ी भी बना सकते थे। हमने सैंपल के तौर पे जो मीन, जो दिखने लायक, जो कंसीडरेबल है, उस जगह पे एक्स को कंसीडर किया हुआ है। अब हम लोग जो बेसिक इलास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बारी बारी करके देखते हैं। इसमें निश्चित रूप से ट्विस्टिंग हो रही है, शेप उसकी बिगड़ रही है, शियरिंग हो रही है। शेप बिगड़ने का मतलब शियर होना। अब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस इसमें देखते हैं कितनी होगी, कैसे निकालते हैं फॉर सिलिंड्रिकल सेल ओनली। जब हम पूरे सिलेंडर के लिए निकालेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसीलिए कैलकुलस यूज कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स, तो एफ ही लगाएंगे, हमारा कंसीडरेशन ही फोर्स का एफ का होता है। एफ इधर लगा, एफ इधर लगा, तो ये एफ अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेल। मैं पहले लिख देता हूं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सेल। ये कितना है? क्या निकालना डिफिकल्ट है? मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसकी जो परिधि है उसकी क्या होगी? निश्चित रूप से 2 पाई आर के हिसाब से 2 पाई एक्स होगी, और इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 पाई एक्स dx। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेल यहां पर बहुत आसानी से, मैं चूंकि आप काफी अच्छे मार्क्स से पास होके आए हैं तभी पीपीएन में एडमिशन मिला है, तो ये जो एरिया है ये 2 पाई एक्स dx होगा, जबकि x इसकी रेडियस है और dx इसकी मोटाई है। इसको समझने में आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हुई f अपॉन 2 पाई एक्स dx, 2 पाई एक्स इंटू dx। स्ट्रेन क्या होगी ये भी देख लेते हैं। एक तो आपकी हो गई स्ट्रेस, अब हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर जो हम लोग दिखाते हैं फाई, वही होगा फाई। एक चीज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। एंगल ऑफ ट्विस्ट को मेजर करना आसान होता है, एंगल ऑफ शियर को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। तो हम एंगल ऑफ शियर को एंगल ऑफ ट्विस्ट के टर्म्स में निकालेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये फाई तो है, लेकिन एंगल, अभी जो पिछला वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि आर थीटा इक्वल टू एल फाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल एंगल ऑफ शियर के बीच में रिलेशन, उसको यूज करते हैं। यहां पे बस अंतर इतना आ गया है कि आर की जगह पे हमने एक्स कंसीडर किया है, तो एक्स थीटा इक्वल टू एल फाई होगा, या फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये आपके पास नोट्स हैं, आप जानते हैं कि एक्स थीटा फ्रॉम दी relation between angle of twist and angle of shear, we know that we can write easily here x theta equal to l phi or phi equal to x theta by l। ये shearing strain हो गई। तो अब हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए ये इक्वेशन चूक हो गई। ठीक है, आपने सिलेंडर को लिया, सिलेंडर जिसकी रेडियस r है, लंबाई l है, और इसी सिलेंडर के अंदर x रेडियस वाली जिसकी थिकनेस dx है, ऐसी सेल को हमने कंसीडर किया है। और फिर हमने अपर एंड को फिक्स कर रखा है, लोअर एंड पे
हमने एक कपल लगाया है। कपल का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाया जाता है सेम प्लेन में, तो उसको कपल कहते हैं। और उस कपल ने उसको ट्विस्ट किया हुआ है और ट्विस्ट करने से उसमें सेल में एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई बना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बना है सॉरी, और एंगल ऑफ शियर फाई बना है। सिंपल सी फिजिक्स जो बेसिक आती है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ अपॉन एरिया जो सेल का जो बेस था, जिस प्लेन में आपने कपल लगाया था वो एरिया 2πx dx था। दूसरा हम रिलेशन जानते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर को यहां पे अप्लाई किया तो x थीटा इक्वल टू एल फाई आया। इससे हमने शियरिंग स्ट्रेन या एंगल ऑफ शियर को जान लिया। तो अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसकी, मुझे लगता है अब तो ये क्लियर हो गया होगा, ये तो इसको मिटा दे रहा हूं। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो। जिस मटेरियल का हमने ये सिलेंडर लिया है उस मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर ईटा है तो ईटा बराबर होगी टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हम वर्ड्स में नहीं लिख रहे हैं, हमारा बोर्ड छोटा है, आपने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, उसकी वैल्यू f अपॉन 2πx dx निकाल रखी है। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं f अपॉन 2πx इंटू dx डिवाइडेड बाई फाई की जगह पे x थीटा बाई l। डायरेक्टली हमने एक टर्म एक स्टेप कम करके डायरेक्ट हमने लिख दिया है। इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, आप अपने कॉपी पे करके देख सकते हैं स्वयं भी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ईटा इक्वल टू होगा, ईटा इक्वल टू जो नीचे वाले हैं वो नीचे ही रहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा उलट के, तो आपका हो जाएगा f अपॉन 2πx dx इंटू थीटा और ये l आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हम ईटा में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, हम ट्विस्टिंग कपल निकालना चाहते हैं। तो हम निकालना चाहते हैं फोर्स कितना हम इसमें लगा, उसका हम एक दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में जानना चाहते हैं। इसी को हम लिखते हैं और F इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू 2π ईटा मल्टीप्लाई किया ईटा थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू ऊपर ही रहेगा x इंटू dx। ठीक है, तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया था उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब बहुत मैं मिटा दे रहा हूं इसको, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सरल तरीके से समझाना चाहते हैं हम कि कपल या वॉल्यूम होता क्या है। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आप अच्छे तरीके से जानते हैं किसी भी सर्किल के फोर्स आप यहां लगाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो सेंटर से मानी जाएगी, वो रेडियस ही तो होगी। यहां पे अगर हमने इसको कंसीडर किया है जहां भी ये लग रहा होगा टॉर्क, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स या कपल टू ट्विस्ट दिस सिलिंड्रिकल सेल बाय एंगल थीटा इज इक्वल टू फोर्स माने ये 2π, आपके पास और नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आप निकाल के वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बुक्स भी अरेंज कर लीजिए, आप कोई गलती है तो आप बुक से क्लियर कर सकते हैं। 2π ईटा थीटा अपॉन L, x है एक और x आ जाएगी तो x स्क्वायर dx, यानी x में x और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स या कपल हो जाएगा, ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स।
ये तो हमने सिर्फ सिलिंड्रिकल सेल एज्यूम कर ली है। हमारा इंटरेस्ट है पूरे सिलेंडर का को जो ट्विस्ट करने में जो फिजिक्स लग रही है उसको समझना है। हमें सिलेंडर के लिए ट्विस्टिंग का पुल निकालना है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमें इंटीग्रेशन करना आता है। तो अब लिखे दे रहा हूं, देयरफॉर द कपल required to twist the cylinder by angle theta cylinder। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियस है हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। एफ इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स था, फिर हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ। और ये कहां से कहां तक आएंगे, ये हम इंटीग्रेट कराएंगे। कहीं हमें लग रहा है एक गलती हुई है। ओ सॉरी, एक एक्स छूट गया, हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया था। एक एक्स हमें कम दिखाई दे रहा था। ये जो है थीटा, थीटा में जो सब्स्टिट्यूट करोगे, थीटा हमने क्या निकाला था, एक्स पाई इक्वल टू ये फाई होगा, यहाँ पे फाई इक्वल टू एक्स थीटा बाई एल आएगा, एक्स थीटा बाई एल आएगा। तो जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स थीटा बाई एल, तो थीटा तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, और एल यहां लिख दिया था। तो ये एक्स स्क्वायर पहले से था, एक एक्स और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। भाई ये तो फोर्स हो गया था। अब मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है एक्स क्यूब आ जाएगा। यहां भी एक्स क्यूब होगा, यहां भी एक्स क्यूब आएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहां से कराएं? हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि सिलेंडर एक एक्सिस जो भी हमारी सिलेंडर की है वहां से लेके सरकमफ्रेंस तक 0 से r तक अपने जिस भी पदार्थ का बना, जिस मटेरियल का बना है, लेयर के फॉर्म में बढ़ते बढ़ते ये लेयर के ऊपर लेयर चढ़ते हुए उसका रचना है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है 0 to r है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल देते हैं, यही कपल आएगा। तो इसमें इंटीग्रेटिंग आप इसमें लिख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है नोट्स में इंटीग्रेटिंग। तो ये विद इन लिमिट्स, तो 2 पाई ये कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, थीटा भी एक उसके लिए सिलिंड्रिकल सेल के लिए कांस्टेंट है, अपॉन एल। अब ये बचा 0 to r एक्स क्यूब dx। एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको समराइज करने से पहले। इंटीग्रेशन का जिसको कंसेप्ट एक बहुत बेसिक है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं, इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है टू सम अप, यानी जोड़ना। आपको मैं पहले बता दूं कि जब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आया था तब यही जो सिग्मा कैपिटल आप लगाते थे, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू
एन इस तरीके से लिखते हो। पहले यही इंटीग्रेशन के भी लिए साइन यूज होता है, मैथमेटिक्स वाले बता सकते हैं, उनसे आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन दो टाइप की सिचुएशंस आती हैं कि जब डिस्क्रिएट होता है, बीच बीच में गैप होता है, हमने कहा 5 + 6 + 7 + 8, इस तरीके की चीजें जोड़नी है, तो अभी भी इंटीग्रेशन के बजाय सिग्मा ही उचित होगा। लेकिन जब कंटिन्यूअसली कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन लगता है। अब 0 से लेके R तक, अब कितनी है 1.1 सेंटीमीटर, फिर तो आप कर ही नहीं सकते। आप एज्यूम यही करेंगे कि बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कोई सतत है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, बहुत पतली सी पतली लेयर्स एक दूसरे से चढ़ती चली गई हैं। इसलिए हम इंटीग्रेशन यानी जो मटेरियल का जो उसमें एग्जिस्टेंस है, इस मटेरियल कंटेंट बाय द सिलेंडर, ये जो है वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है सिलेंडर के बीच में, इसलिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन तो सामने आपके रखा हुआ है, सिंपल सा है, कोई बीएससी लेवल की चीज ही नहीं है। तो ट्विस्टिंग कपल को आप टाउ सीधा लिख दीजिए, टाउ लिख दीजिए, टाउ से डिनोट करते हो कपल को, तो आप 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल को आपने लिख ही दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा r टू दी पावर h टू दी पावर 4 अपॉन 4 और 0 टू r, लिमिट लगाओगे, एक बार r टू दी पावर 4 अपॉन 4 आएगा, बाद में 0 टू दी पावर 4 अपॉन 4 आएगा, फाइनली r टू दी पावर 4 अपॉन 4 आएगा, यानी कि 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल इंटू r टू दी पावर 4 अपॉन 4। 2 से ये कट के 2 हो जाएगा, और लिखने का ढंग इस तरीके से होगा, टाउ इक्वल टू ईटा सबसे पहले, इसके बाद पाई, फिर r टू दी पावर 4 अपॉन 2, यहां से आया एल ये इंटू थीटा, ये लिखा हमने। ये इसको मैं फिर मिटाई दे रहा हूं। मिटाने से पहले इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, कुछ और डिस्कशन है, हम इसको भी छोड़ देते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। इंटीग्रेशन हमने 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब dx का किया, जिसमें 2 पाई ईटा थीटा एल, क्योंकि हमने सारी चीजें निश्चित रूप से कंसीडर कर रखी हैं। मटेरियल हम नहीं बदल रहे, ईटा कांस्टेंट है, 2 और पाई आप पहले से जानते हैं, थीटा भी एक गिवन कपुल के लिए कांस्टेंट ही होगा, और लेंथ भी सिलेंडर की हमने कांस्टेंट ली है, इनको बाहर निकाला। इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स क्यूब dx बचा, जो कि r टू द पावर 4 अपॉन 4 के रूप में प्रोड्यूस किया हुआ है। फाइनली टाउ का ये इक्वेशन आया, ईटा पाई r टू द पावर 4 अपॉन 2l इंटू थीटा। मैं आपको याद दिला दूं, आपने ये इक्वेशन तो 11th 12th लेवल पे नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जरूर पढ़ी है, टाउ इक्वल टू सी थीटा, टाउ इक्वल टू सी थीटा। यहां पे हमने जो चीज लिखी है, दोनों में अंतर यही है सिर्फ कि सी की जगह पे लिखा हुआ है, मैं इसको भी मिटा देता हूं, सी इक्वल टू है ईटा पाई r टू दी पावर 4 अपॉन 2 ये है। इस c के दो नाम हैं, पहला तो आप इसी से आप कर दीजिए, इफ थीटा इक्वल टू 1 देन टाउ इक्वल टू c। तो ये चूंकि टाउ को कपुल कहते हैं, अगर हमने यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट लिया है तो इसको c को कहते हैं कपुल माने वॉल्यूम पर यूनिट ट्विस्ट। तो C को क्या कहते हैं, कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, कपुल पर यूनिट ट्विस्ट। जो सबसे ज्यादा कॉमन नेम है, जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये तो एक जनरल बेसिक, इसको इक्वेट करा के कपुल के साथ उसका नाम जोड़ दिया है, इसका इंडिपेंडेंट नाम भी है, क्योंकि हमने
क्या पढ़ रहे हैं? टॉरिसन ऑफ सिलेंडर। इसको मरोड़ा है, ये टॉरिसन हुआ है सिलेंडर का। तो ये चूंकि ये उसका रिजिडिटी को शो करता है, इसलिए सी का नाम टॉरिशनल रिजिडिटी है। इसको आप याद कर लीजिए, सी इज नोन एज टॉरिशनल रिजिडिटी। दूसरा नाम आपको कपल यूनिट ट्विस्ट पहले से पता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, फाइंड और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉरिशनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो जो आपने टाउ इक्वल टू सी थीटा निकाला है, उसी में कह देंगे वेयर सी इज टॉरिशनल रिजिडिटी गिवन बाय ईटा पाई r to the power 4/12 is the required expression for the torsional rigidity of a solid cylinder। कभी कभी कपुल निकलवाते हैं तो आप कपुल भी निकालेंगे, तब भी उसको सी को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि सी क्या है, ये तो बताना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। कंक्लूड तभी आंसर सही माना जाएगा कॉपी में, जब आप भले ही इसके बारे में दो तरीकों से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्टेन और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉरिशनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, और कभी कभी पूछ जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल रिक्वायर्ड टू टेस्ट ए सॉलिड सिलेंडर, ऐसे भी पूछा जाता है। मैं समझता हूं कि मैंने ऐसी लैंग्वेज और जो स्थितियां सामने हैं उसको समझाने की कोशिश की है। आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं। एक्चुअली ये कपल क्या है, हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, फिर वहीं आऊंगा कि हम जो एक्सटीरियर कर रहे हैं, लेकिन इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which the body regains its original shape or size. As a reaction, जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो है इलास्टिसिटी का मतलब रिगेन करने की जो टेंडेंसी है या प्रॉपर्टी है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये कपुल नहीं बल्कि रिस्टोरिंग कपुल है। क्या है ये टाउ? रिस्टोरिंग कपुल। क्योंकि अभी तो मैं सामान्य भाषा में बोलता रहा, अब फाइनली हमने जो सही लैंग्वेज है, रिस्टोरिंग कपुल टू ट्विस्ट द सिलेंडर, ये रिस्टोरिंग कपुल कहलाता है। ठीक है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अच्छे से जान सकते हैं। अब मैं, चूंकि हमने इस इक्वेशन को जानबूझ के नहीं मिटाया है, क्यों नहीं मिटाया है ये आप जान रहे हैं। एक्चुअली है क्या, हमने अभी सॉलिड सिलेंडर ले लिया। अगर सॉलिड सिलेंडर के बजाय मैं फिगर दूसरा बना रहा हूं, हॉलो सिलेंडर लिया होता, तब क्या एक्सप्रेशन आता, ये हमें निकालना पड़ेगा। टॉरिशन ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये हम डालते हैं, टॉरिशन ऑफ इसके लिए हम एक सिलेंडर बनाते हैं, एक एक्सटीरियर ये सिलिंड्रिकल सेल नहीं है, हॉलो सिलेंडर है। ये रेडियस R1 है, सॉरी ये R1 है, इसको इंटरनल रेडियस भी कह सकते हैं, और ये एक्सटर्नल रेडियस R2। जहां हम एक ही डायरेक्शन में कैसे दिखाएं, या आप ऐसे दिखा सकते हो, ये R2। ये हॉलो सिलेंडर का मतलब है मटेरियल को जो एग्जिस्टेंस है ये बिल्कुल खाली है, ये अंदर खाली है,
ये अंदर खाली है और मटेरियल सिर्फ यहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो बाहर बाहर है, इसी बीच में सिर्फ मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर से खोखला है। ये R1 रेडियस है, 0 to R1 कोई मटेरियल नहीं, खाली है, खोखला है। मटेरियल कहाँ से है? ये R2 है रेडियस, R1 से लेके R2 तक। अगर खोखला सिलेंडर है तो आप इसके अंदर भी सिलिंड्रिकल सेल बनाते, वही x थिकनेस, वही dx थिकनेस, लेकिन जब आप ट्विस्टिंग या रेस्टोरिंग कपल और टू ट्विस्ट द सिलेंडर निकालते तो 0 to R की जगह पे मटेरियल जहां से जहां तक एग्जिस्ट करेगा, बस ये मैथमेटिक चेंज होगी, R1 to R2। थोड़ी फिगर चेंज करके बनाना हो, फिगर चेंज करके बना सकते हो, लेकिन जो फिजिक्स उसमें लगी है वो समझ लिया है, वो यहाँ मैथमेटिक्स में शो कर दिया है। तो अब इसके लिए क्या निकलेगा, अब एक्सप्रेशन आप जान सकते हो। तो टाउ जो निकलेगा, या टाउ डैश मान लीजिए हॉलो सिलेंडर के लिए, ये 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल तो बाहर आ ही जाएगा, और ये x टू दी पावर 4 अपॉन 4 भी आएगा। बस यहाँ R1 से R2 तक ये लिमिट लग जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल। R2 एक्सटर्नल है तो R2 टू दी पावर 4 अपॉन 4, 4 को बाहर ले लीजिए, माइनस R1 टू दी पावर 4, 2 ये कटा, तो सिंपली ईटा पाई, ये इसको हम टाउ डैश कह सकते हैं, R टू दी पावर 4 अपॉन 2L, R2 टू दी पावर 4 माइनस R1 टू दी पावर 4। लिखने का ढंग पहले जैसा कर लेते हैं। ये रिस्टोरिंग कपल टू ट्विस्ट ए हॉलो सिलेंडर है, जिसकी रेडियस, इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, लेंथ L। तो इस तरीके से हम हॉलो सिलेंडर के लिए भी ये ट्विस्टिंग कपल निकाल सकते हैं। बहुत सामान्य है। आज जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको हम समराइज भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो महामारी की वजह से आपको पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा, हमें ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम टाइम पे चीज़ों को कवर कर पाएंगे। कि गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम की डेट कभी निकाल देगी तो फिर हम लोग कैसे उसको कम टाइम में फिनिश कर पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि आप जितना पढ़ाया जाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करते हुए पढ़ने की कोशिश करें। लापरवाही से उसको ना समझें, तो बाद में फिर समझ नहीं आता, फिर रटने में गड़बड़ी होती है, गलतियां होती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर को ट्विस्ट करने की जो फिजिक्स थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लगाते हुए एंगल ऑफ ट्विस्ट जाना क्या होता है, एंगल ऑफ शियर क्या होता है। अगर हमने सिलेंडर की डायमेंशन रेडियस r के रूप में और लेंथ l के रूप में ले रखी है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा लिया है, एंगल ऑफ शियर फाई लिया है, तो रिलेशन r थीटा इक्वल टू l फाई आया है। उसके बाद हमने टॉरिसन ऑफ सिलेंडर को थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन बेसिक होता है उसका ट्विस्टिंग कपल जानने के लिए, रिस्टोरिंग कपल जानने के लिए, उसके डेरिवेशन के लिए हमने कुछ नहीं किया। एक सॉलिड सिलेंडर लिया, रेडियस r, लेंथ l, अपर एंड फिक्स, लोअर एंड इज लोअर एंड इज एक्टेड बाय ए कपल टू ट्विस्ट। एक हमने इसमें सिलिंड्रिकल रेडियस ली है, उस कहीं मेन जगह पे x रेडियस जिसकी थिकनेस dx है, उसको हमने ट्विस्ट किया। उसमें एंगल ऑफ शियर भी आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी आएगा। जो हमारी सिलिंड्रिकल सेल थी उसका एरिया निकाला 2 पाई एक्स dx, उससे हमने जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है F अपॉन 2 पाई एक्स dx निकाला। शेयरिंग स्ट्रेन जो हमारी इलास्टिक कांस्टेंट, ये शेयरिंग स्ट्रेन जो कि एंगल ऑफ शियर ही होता है, उसको हमने x थीटा बाई l से निकाला।
इसके लिए हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला निकाला, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन 2πx dx डिवाइडेड बाई फाई की जगह पर हमने एक्स थीटा बाई एल लिखा। फिर उससे हमने जो फोर्स था उसको लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिया, जो भी आया उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सेंटर से होती है सर्कमफेरेंस से आने में एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये कपल के लिए या मोमेंट ऑफ द फोर्स आया, निकल आया। और उसके बाद हमने इंटीग्रेट करा दिया, जो भी एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन आप करके देखे हैं, हमने निकाला टाउ इक्वल टू सी थीटा या सी की जगह ईटा पाई आर टू दी पावर 4/2l आया। इसके दो नाम हैं, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और टॉरिशनल रिजिडिटी। जो टॉरिशनल रिजिडिटी है, इस केस में जो होलो सिलेंडर है, ये तो रिस्टोरिंग कपल के लिए फॉर्मूला है, और ये इसके लिए जो सी की जगह सी डैश है, जो सी डैश है इसको देख सकते हो, टाउ डैश इक्वल टू सी डैश थीटा और सी डैश इक्वल टू ईटा पाई अपॉन 2l r टू दी पावर 4 माइनस r टू दी पावर 4। ये आता है होलो सिलेंडर। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो लास्ट में हमने उसमें दे रखा है, इसको अब मैं डाला हूं मैं फाइनली। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने के बाद मैं इसको फिनिश करता हूं आज के लेक्चर को। बहुत सिंपल है, बस समझना है। ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। सो दैट hollow rod is better shaft to be used in machines than a solid one having same mass, same length and material. Same mass, same length, same material. माने आपके पास दो सिलेंडर हैं, एक सॉलिड और दूसरा हॉलो। सेम मास का मतलब हुआ जो मास m इसका है वही मास m इसका है। अगर हम उसकी जो है ज्योमेट्री के हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल होगा। अगर आपने लेंथ सेम रखी है, इसकी भी एल हमने ले रखी है और इसकी भी एल ले रखी है, तो हमने सेम लेंथ, तो एल सॉलिड की भी है और होलो की भी है। सेम मटेरियल का मतलब इसकी डेंसिटी रो जो भी होगी होलो सिलेंडर की वही सॉलिड सिलेंडर की ये रो इसकी भी होगी। अगर सेम मटेरियल है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम होगी, यानी ईटा इसकी होलो सिलेंडर की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है तो सॉलिड सिलेंडर की भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम है। और सेम मास का मतलब पाई आर स्क्वायर एल तो हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो ये तो मास इसका हो गया। अब होलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो पाई इसकी, अगर इंटरनल रेडियस R1 और R2 होलो सिलेंडर की हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू लेंथ सेम ही है इंटू रो करेंगे। जब इनको हम दोनों आपस में बराबर करा देंगे, एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, हो सकता मैं फिनिश करने में बहुत तेजी से बोल गया हूं। क्वेश्चन ये है कि हमने ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर पढ़ा है, मशीन्स में जो सॉफ्ट लगी होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया कि अगर समान मास है, एक सॉलिड सिलेंडर की सॉफ्ट बनाई जा रही है, एक हॉलो सिलेंडर की बनाई जा रही है, तो उसमें कौन सी बेटर होगी, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे मिलेगा ये आप जान लीजिए। जिस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी सी ज्यादा आएगी वो सॉफ्ट अच्छी मानी जाएगी। तो हमें दोनों की सी कंपेयर करनी होगी। सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है कि सेम मास, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल का मतलब हुआ दोनों की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, एक ही मटेरियल है, दोनों की लेंथ सेम है। सेम मास की कंडीशन लगाया तो इसका मास जो है, आप पढ़ के आए हैं मास कैसे निकलता है सिलेंडर का, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, डेंसिटी रो है। इसका वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है इंटू एल है और इसकी डेंसिटी रो है। जब इनको दोनों को बराबर करेंगे तो पाई रो और एल ये कैंसिल हो जाएंगे,
ये इससे कंडीशन आ जाएगी कि आर स्क्वायर इक्वल टू R2² माइनस R1²। ये आ गई आपकी कंडीशन। अगर आपने ये कहा सेम मास है, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, तो R1² इक्वल टू R2² माइनस R1²। अब आप सी डैश का फॉर्मूला ये जानते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऊपर मिटा देना। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का जो फॉर्मूला है वो है ईटा पाई R⁴ अपॉन 12। और सी डैश का ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइड कर दो, वी गेट सी डैश अपॉन सी इक्वल टू ईटा पाई, पहले वो लिखते हैं R⁴ माइनस R⁴ अपॉन 12 डिवाइडेड बाई ईटा पाई R⁴ अपॉन 12 कट गए, ईटा पाई कट गया। फाइनली यहाँ बचा R⁴ माइनस R⁴ अपॉन R⁴। ये कंडीशन मैं दोबारा लिखता हूं, ये आपने जान लिया होगा, नोट्स हैं आपके पास ऑलरेडी। ये R² इक्वल टू R2² माइनस R1², सेम मास, सेम मटेरियल, सेम लेंथ से आपने ले लिया है। इसको हमें यूज यहां करना है। ये हमने लिखा है R⁴ माइनस R1⁴। इसको हम सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको आप जो निकालेंगे, इसको आप लिख सकते हो R2² a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R2² प्लस R1², एक ब्रैकेट में, दूसरे में R2² माइनस R1² डिवाइडेड बाई R² इंटू R²। हमने R⁴ को भी दो हिस्सों में, 2 में मल्टीप्लाई करते हुए दिखा दिया है। और ये इक्वेशन आपके सामने जो भी है, नंबर डाली होगी नोट्स में, R² इक्वल टू R2² माइनस R1², इसको यूज करेंगे। ये R2² माइनस R1², एक R² से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली सी डैश अपॉन सी आएगा R2² प्लस R1² अपॉन R²। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है कि R2² प्लस R1², ये ऑब्वियस है। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे कि R² R2² माइनस R1² के बराबर है, तो R2² प्लस R1² तो बड़ा हो ही जाएगा R² से। और सिंपली वन कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट R2² प्लस R1², बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, ग्रेटर देन, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें R2² अपॉन R1² लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में R² लिखा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ न्यूमरेटर में C डैश लिखा है, डिनोमिनेटर में C लिखा है, दैट मीन्स C डैश बाई C इज ग्रेटर देन 1 और C डैश इज ग्रेटर देन C। C डैश का मतलब है टॉरशनल रिजिडिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर, C का मतलब है टॉरशनल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। दैट इज व्हाई यू कैन इजीली से दैट modulus of torsional rigidity of hollow cylinder is greater than torsional rigidity of, ये बराबर लिख दिया मैंने, C dash is greater than C, C dash is greater than C का मतलब है torsional rigidity of hollow cylinder is greater than torsional rigidity of solid cylinder। तो फाइनली आप जैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आप कह सकते हो, इन सच ए सिचुएशन मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द होलो सिलेंडर देन द सॉलिड वन, thus the hollow rod is better shaft to be used in machines than that of solid one। यही वजह से
जो भी मशीन्स होती हैं उसमें सॉलिड शाफ्ट न बना के, शाफ्ट का मतलब एक सिलिंड्रिकल रॉड होती है, वही शाफ्ट होती है, इज यूज्ड इन मशीन्स। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की इक्वेशन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप की संभावना भी होती है, जैसे कि आप जानते हैं, आपका 11th का पढ़ा हुआ होगा, वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए सिलिंड्रिकल रॉड। ये एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्क डन इन, जो हमने लिख रखा है, जो भी फॉर्मूले रिलेटेड है आपके 11 12 से रिलेटेड आपके बुक में दिए हुए, उनको करना है। और जब तक हम नहीं कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन पे बेस्ड सम्स नहीं करने हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल से सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करते रहें। जब हम चैप्टर फिनिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट हम जो हमारा गूगल क्लासरूम है उस पर राइटअप डाल देंगे, उनको आप ट्राई करेंगे। आप एडवांस में कर चुके होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो एक बार हम उनका सबका डाटा इकट्ठे कर लेंगे और हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। तो जो वर्क डन इन ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये W इक्वल टू, ये जो टॉर्क होता है सी थीटा, तो वर्क डन टाउ थीटा कहलाता है, W इक्वल टू टाउ थीटा इन जनरल। तो यहाँ पर सी थीटा डी थीटा कहा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल यूज करते हैं। और अगर हमें जीरो एंगल से थीटा तक, जो कोई हम सिलेंडर को टेस्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में जीरो ही रहा था, मैक्सिमम थीटा हुआ था, वो एकदम तो थीटा हो नहीं गया था, जीरो से थीटा होने में कुछ वक्त लगा होगा, उसके बाद उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा, तो इसलिए हम कैलकुलस लगाते हैं। तो सी थीटा डी थीटा करके जीरो टू थीटा लिमिट के अंदर उसको करते हैं, तो इसका सी बाहर आ जाता है, थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा, जीरो टू थीटा लगाएंगे तो हाफ सी थीटा स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन होता है। अब सी की वैल्यू यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि ये सिंपल तो आपको रटा हुआ है, सी का फॉर्मूला अगर सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ ईटा पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2l तो थीटा स्क्वायर आ गया, यानी कि यही हो गया ईटा पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 4l इंटू थीटा स्क्वायर। ये आपको वर्क डन इन ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूले इस टाइप के आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी होगी। मैं समझता हूं आज मैंने टॉरिसन ऑफ सिलेंडर को कंप्लीटली, जो उसके पीछे फिजिक्स छिपी हुई, पूरा बता दिया है। थैंक यू। और यहीं पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। ओके।